एपिसोड 2 मेंशन। उस मास्कमैन के चले जाने के बाद काव्या भी नाश्ता की और अपना पसले उस हवेली से बाहर जाने लगी। लेकिन तभी रामू काका उसे अकेले जाने से रोकते हैं। पहले तो काव्या जिद करती है, लेकिन बाद में वो रामू काका की बात मान लेती है और उनके साथ बाहर चली जाती है। हॉस्पिटल। उसने पूरा दिन अपने ठीक हो रहे छोटे भाई के साथ बिताया और फिर रात में अपने हाई स्कूल के सबसे अच्छी दोस्त के पास गई। उसकी सबसे अच्छी दोस्त रवीना दरअसल में रोमांस से जुड़ी सभी प्रकार की चीजों को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। वर्तमान में वह एक सफल रोमांटिक राइटर बनने के दिशा में काम रही थी। असल में जब वो दोनों हाई स्कूल में पढ़ते थे तो उस वक्त रवीना कितने ही लड़कों के साथ डेट कर चुकी थी, जिसकी गिनती खुद उसे भी नहीं होगी, जिससे उसे रोमांस के बारे में काफी समझ हो गई थी। बेशक काव्या का उससे मिलने का इरादा उसके नए मिशन के कारण ही था। वह सलाह लेने के लिए उसके पास गई थी। और इस तरह कई दिन तेजी से बीत गए, लेकिन अभी तक वो मास्कमैन वापस नहीं आया था। काव्या की नोटबुक पहले से ही उन नोट्स से भरी हुई थी जो उसने रवीना के साथ रहने के दरमियान रोमांटिक चीजों में बारे में जाना। पर अनफॉर्चुनेटली रवीना को अपने किसी जरूरी काम से शहर से बाहर जाना पड़ गया, इसीलिए काव्या वापस से अपने भाई के पास ही आ गई और उसी के साथ रहते हुए वो रोमांस के बारे में समझने और ज्यादा जानने के लिए तरह तरह की किताबें पढ़ना शुरू कर दी। 7 दिन बाद अब रामू काका थोड़ा परेशान हो गए थे, क्योंकि अब वो काव्या को और नहीं संभाल पा रहे थे। काव्या के जिद के सामने उन्हें हर बार अपने घुटने टेक देने पड़ते थे। 3 दिन पहले जब उन्होंने काव्या को बताया था कि असल में मालिक इस तरह की विदेश यात्रा पर जाते रहते हैं और एक बार विदेश जाने के बाद वो काफी दिनों के बाद ही लौटते हैं, जिसमें अभी तक उनका 1 महीना का ट्रिप सबसे कम दिनों का रहा है, तो काव्या बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी। पर साथ ही साथ वो अंदर से काफी खुश भी थी, क्योंकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि आने वाली लड़ाई की तैयारी के लिए उसे इतना समय दिया जाएगा। फिर वह हवेली के गार्डन में कुछ बदलाव करने की जिद करने लगी। वह चाहती थी कि ये बेजान बेरंग बगीचा किसी रोमांटिक जगह में बदल दिया जाए। वह इसके फीके लुक में कुछ रंग जोड़ना चाहती थी। वह इसे अपनी चुनौतियों के लिए एक परफेक्ट डेटिंग प्लेस बनाना चाहती थी। काव्या के इस विचार से हर कोई काफी खुश लग रहा था, लेकिन इस बात से नहीं कि वो ये सारा काम खुद ही करना चाहती थी। काव्या के खुद सब कुछ करने की जिद से रामू काका के साथ साथ बाकी की नौकरानियां पूरी तरीके से हैरान थी, पर वो लोग जानते थे कि उनकी लेडी बॉस दयालु होने के साथ साथ काफी जिद्दी भी है। इसीलिए अगर वो एक बार कुछ बोल दी तो उसके बाद किसी की नहीं सुनेंगी, उनके पास उनकी बात सुनने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस बार उनके मालिक इतनी जल्दी वापस लौट जाएंगे। अचानक से वो मास्कमैन हवेली के मेन गेट पर आ खड़ा हो गया, जिसे देखते ही सब एकदम से हैरान रह गए। नौकर डरे हुए थे क्योंकि वे रंगे हाथों पकड़े गए थे, क्योंकि वे नौकर साफ सुथरे थे, जबकि उनकी लेडी बॉस एक सिंहासन से उतरी राजकुमारी की तरह थी जो इस वक्त एक सुंदर माली में बदल गई थी। जब काव्या ने अपने मास्क वाले पति को सामने खड़ा देखा तो वो भी एक पल के लिए ज्यों की त्यों खड़ी रह गई। उसने आज एक काले जॉगिंग पैंट्स के साथ पीली और थोड़ी बड़ी सी सफेद कलर का टी शर्ट पहने हुई थी। उसके बाल हल्के से खुले हुए जुड़े में बंधे थे, जबकि उसके चेहरे और गर्दन पर मिट्टी लगी हुई थी। उसके दोनों हाथ भी मिट्टी में सनी हुई थी। उसे अंदर ही अंदर काफी अड़ा लग रहा था कि शायद अब उसे डांट पड़ने वाली है। हालांकि वो आदमी काव्या से एक भी शब्द नहीं बोला, बस अपनी नजरें उसके मिट्टी से सने हाथों पर डाली और फिर उसके चेहरे को देखने लगा। काव्या ज्यादा वक्त तक चुप नहीं रह सकी और झट से बोलने लगी। मिस्टर सर, वो मैं बस गार्डन को थोड़ा सजा रही थी। आपका आपके ही घर में स्वागत है। काव्या अभी अपने अड़क को अंदर दबा उस मास्कमैन से बात करने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी उसे अपनी दोस्त रवीना की कई बातें याद गई, जो उसके कहे बातों को अपने नोट्स में रूल बना लिख रखी थी। रवीना ने उसे बताया था कि रोमांस का सबसे पहला रूल यही है कि दो इंसान एक दूसरे के आंखों में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ देखें, इससे उनके अंदर दबे फीलिंग्स जगने लगते हैं। काव्या को जैसे ही ये बात याद आती है, वो बिना ये सोचे कि वो इस वक्त कैसी दिख रही है अपने प्लान पर काम करना शुरू कर देती है। इसलिए काव्या ने अपनी सारी एनर्जी अपनी आंखों में डाल दी और पूरी कोशिश की कि उस आदमी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाए, जैसा कि उसकी दोस्त ने उसे बताया था। हालांकि एक चीज उसे दिक्कत दे रही थी, उस आदमी के चेहरे का मुखौटा, जो लगभग एक बड़ी रुकावट थी उसका ध्यान भटकाने में। वैसे वो जानती थी कि वो उस आदमी के आंखों में सही से नहीं देख पा रही है, इसीलिए ये आंख मिलाने वाला आइडिया बेकार है, लेकिन फिर भी उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की।
इस बारे में ना जानते हुए कि वो प्लान वर्क किया भी या नहीं, लेकिन हर कीमत पर उसे कोशिश तो करनी ही थी। इस बीच वो आदमी काव्या के हाव भाव को वहीं खड़ा हो देख रहा था। काव्या अचानक इतनी गर्मजोशी से भरी हुई मुस्कुराहट दिखा रही है और उसकी आंखें भी पूरी एनर्जी से भरी हुई थी। मास्कमैन काव्या का ये रूप देख काफी ज्यादा हैरान था। वह बता सकता था कि कुछ तो गड़बड़ थी, लेकिन वो काव्या के प्लान के बारे में नहीं जानता था। काव्या धीरे धीरे उस आदमी को अपने करीब लाने की कोशिश शुरू कर चुकी थी। एकाएक वो कुछ भी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि इस चक्कर में कहीं उसकी सारी योजना उल्टी ही ना पड़ जाए। उसे इस बात का अड़ा था। आखिरकार उसे उस आदमी को अपनी ओर आकर्षित करना था। ये कोई छोटी मोटी काम नहीं थी, क्योंकि उससे पहले भी कई लड़कियों ने ऐसा किया था, लेकिन वो सभी की सभी विफल ही रही थी। इसीलिए उसे और ज्यादा फोकस करने की जरूरत थी, और वो कोशिश कर भी रही थी। हवेली के अंदर डाइनिंग टेबल पर, बड़ी डाइनिंग टेबल पर काव्या और वो आदमी चुपचाप बैठे खाना खा रहे थे। हालांकि काव्या असल में अपने दिमाग में अभी भी वही सब सोच रही थी कि वो कैसे उस आदमी को अपने करीब लाए। वह अगले कदम के बारे में सोच रही थी। यह सिर्फ दूसरा कदम था, लेकिन कठिनाई का स्तर कुछ ज्यादा ही ऊंचा लग रहा था। वैसे नॉर्मली तौर पर यह बिल्कुल भी कठिन नहीं था, लेकिन उस मास्कमैन के साथ ये काव्या को काफी कठिन लग रहे थे। रवीना ने दूसरे रोल में काव्या को ये बताया था कि वो अपने सामने वाले पार्टनर से बात करने की कोशिश करें, एक दूसरे के बीच जितना हो सके उतना बात करें, जिससे वो दोनों एक दूसरे को अधिक जान सके। पर काव्या को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस बात से उस आदमी से बातों की शुरुआत करे, क्योंकि उसने अभी तक जितने भी रोमांटिक नॉवेल पढ़ी थी उनमें फ्लर्टी सवाल ही बताया गया था, जैसे आपको मेरे बारे में सबसे अच्छा क्या लगता है, आपका अब तक का सबसे छोटा रिश्ता कौन सा रहा है, आपकी पसंद वाली लड़की कैसी दिखती थी, आपकी पसंदीदा रोमांटिक सॉन्ग कौन सा है, क्या आप खुद को उत्तेजित करने के लिए उस तरह की फिल्में देखते हैं। खैर, काव्या जानती थी कि उसे कभी किसी और में दिलचस्पी नहीं थी, तो आखिर वह किसी को कैसे पसंद कर सकता है, या किसी के साथ रिश्ते में कैसे हो सकता है। उसे लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, तो भला उसे कोई लड़की कैसे अच्छी लग सकती है। वो कोई मूवी भला क्यों देखेंगे जब उसे कोई उत्तेजित ही नहीं कर पाते हैं। हे भगवान, काव्या के सिर में ये सब सोचकर दर्द शुरू हो गया था, और अब जब वह आदमी उसके सामने था तो पूछना भी बहुत कठिन लग रहा था। इन सब सवालों को पूछने के लिए उसे काफी हिम्मत की भी जरूरी थी। हालांकि काव्या ने ठान लिया था कि उसे उस आदमी से बात तो शुरू करनी ही है, फिर चाहे आगे जो भी हो। ये सोचकर घबराए हुए आवाज में काव्या बोली, क्या मैं आपसे कोई बात पूछूं। हम पूछो, आपका पसंदीदा खाना क्या है। कुछ भी नहीं, एक कर्कश भरे आवाज में बोला। ओह, फिल्मों के बारे में क्या ख्याल है आपका, क्या आपके पास कोई ऐसी फिल्म है जिसे आप देखना चाहते हैं। मैं फिल्में नहीं देखता हूँ। ओह, तो कोई खेल पसंद है आपको। कुछ खास नहीं। तो फिर आपको कोई सेलिब्रिटी तो पसंद होगा ना। नहीं, मुझे कोई भी पसंद नहीं है। काव्या पूरी तरह से हैरान थी कि उसके हर एक सवाल का जवाब बस ना ही था, ऊपर से बस सवाल जवाब के साथ ही उनके बीच की बातचीत बंद हो गई। काव्या ने अपने होठों को कसकर दबाया। उसने नहीं सोचा था कि उससे बात करना उसकी इमेजिन से भी अधिक कठिन होगा। हालांकि उसने हिम्मत अभी भी नहीं हारी और वापस से सवाल करते हुए पूछी, फिर क्या ऐसी कोई चीज है जिसमें आपको अभी भी इंटरेस्ट है। वो आदमी अचानक अपने हाथ में पकड़े चम्मच को नीचे रख दिया और फिर अपना सिर उठा काव्या की ओर देखा। उसी समय काव्या ने उसके जवाब का इंतजार करते हुए अपनी सांसें थामे हुई बैठी थी। तुम क्या सोचती हो इस बारे में। उसके जवाब सुन काव्या खुद में मन ही मन बोली, वह मुझसे क्यों पूछ रहा है, मुझे कैसे पता चलेगा कि उसे किस चीज में इंटरेस्ट होगा। पर काव्या निश्चित रूप से जानती थी कि उस आदमी के सवालों से कैसे बचना है। इसीलिए वह बोल पड़ी, मुझे लगता है जल्द ही आप मुझ में इंटरेस्टेड होंगे। काव्या ने जो कहा उसे सुनकर फाइनली वो आदमी अपना चम्मच और कांटा फिर से टेबल पर रख दिया और वापस से बोला, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं तुम में इंटरेस्ट लेने लगूंगा। क्योंकि मुझे खुद पर भरोसा है। और क्या होगा अगर तुम इसमें असफल हो जाओगी तो। मुझे खुद पर यकीन है, मैं नहीं हारूंगी। लगता है तुम कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट हो। काव्या ने आह भरी और फिर उसे हमेशा की तरह पूरे कॉन्फिडेंस से देखा और बोली, मैं जिद्दी हूँ, मैं आपसे नहीं हारूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपको अपने करीब ला कर ही मानूंगी। और मैं आपको मुझे चाहने पर मजबूर कर दूंगी। काव्या एक ही सांस में सारी बात बोल एकदम से चुप हो गई, और ये सोच कि वो क्या बोल गई अपने होंठ काट लिए।
मास्कमैन ने काव्या के आंखों में देखा, जिनमें लड़ने की भावना के अलावा कुछ नहीं था। ऐसा लगता था जैसे वह एक आर्मी ऑफिसर थी जो किसी जंग को जीतने के लिए पूरी तरह से तैयार थी, भले ही इसके लिए उसकी जान चली जाए। वह लगभग ऐसी दिखती थी जैसे वह करो या मरो मिशन पर थी, जिससे वो आदमी कुछ हद तक खुश हुए बिना नहीं रह सका। और उससे बोला, अच्छा, फिर मैं उस दिन का इंतजार करूंगा। मैं बस कुछ क्लियर करना चाहती हूँ। काव्या ने एक बार फिर लंबी चुप्पी तोड़ी। वह अपने पति के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। उसने उसे एक भी चीज बताई थी अपने बारे में, उसने सिर्फ उसे खुद को सर कहकर पुकारने कहा था। हालांकि काव्या इस समय उसकी पहचान के बारे में नहीं सोचना चाहती थी। वह उसे जानने में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसे अपनी चुनौती पर फोकस करना था और वो पूरी तरह से उसी पर अपना ध्यान दिए हुई थी। वह अपनी चुनौती के तीसरे कदम के बारे में सोच रही थी, जो उसे उसकी दोस्त ने बताया था कि अगर किसी को अपने तरफ अट्रैक्ट करना हो तो उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताओ, उसके साथ बाहर घूमने जाओ। पर वह यह सोचकर परेशान थी कि वह इस बात की शुरुआत कैसे करे, क्योंकि उसे एक नौकरानी ने बताया था कि उसके मालिक घर से काफ़ी दिनों तक बाहर रहते हैं और ऐसे में वो अपने इस प्लान को कैसे पूरा कर पाएगी। पर काव्या हिम्मत नहीं हार सकती थी, इसीलिए वो अपने तीसरे रूल के अनुसार काम पर लग गई। काव्या को यकीन था कि यह कदम जोखिम भरा था। वह उसमें किसी भी चीज में इंटरेस्टेड न होने के बारे में अच्छी तरह से जानती थी। वह एक ऐसा व्यक्ति था जो लगभग सारी इंसानी इच्छाओं से परे था। लेकिन वो आगे कोशिश करते हुए बोली, ठीक है, आपका चेहरा देखने के अलावा मैं आपके साथ जो चाहूँ वो कर सकती हूँ ना। मेरा मतलब है, जैसे कि मैं जब चाहूँ आपसे कुछ भी पूछ सकती हूँ या आपको छू सकती हूँ या ऐसा कुछ भी कर सकती हूँ। काव्या को अभी भी बहुत कठिन समय का सामना करना पड़ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह एक अत्याचारी राजकुमार के सामने बोलने वाली एक किसान थी। वह घबराई हुई थी और हर बार जब वह उससे एक शब्द भी कहती थी तो बिल्कुल भी आराम नहीं कर पाती थी। वह उससे पूछना चाहती थी कि जब वह चुपचाप खाना खा रहा होता है तब भी वह इतनी ठंडी और डरावनी आभा ही अपने चेहरे पर क्यों रखे होता है। वह चाहती है कि वह कम से कम नर्म हो जाए, लेकिन अभी वह केवल यही प्रार्थना कर सकती थी कि वह आदमी कम से कम उसके साथ बात करने की आदत डाले और उससे नॉर्मल तरीके से बात करे, वरना वो अपनी चुनौतियों को कभी भी पूरा नहीं कर पाएगी। तुम्हारा मतलब है, जब मैं फ्री रहता हूँ तो तुम कह सकती हो, तो क्या मैं आपसे डेट के लिए पूछ सकती हूँ? काव्या की बात सुन वो आदमी ने एक बार फिर अपना सिर उठाया और उसकी ओर देखा। और एक निर्दयी शासक के तरह उसने उसकी हर मंसूबों की मानो बारीकी से जांच की। हालांकि वह अपने सामने केवल काव्या की लगातार किए जा रहे कोशिशों को ही देख सका। फिर कुछ सोचकर बोला, कहाँ जाना है? ये सुनते ही काव्या चहकते हुए बोल पड़ी, अरे आपको वो सब सोचने की जरूरत नहीं है। आप वहाँ भी अपनी ये मास्क पहन सकते हैं। मेरे पास पहले से ही एक आइडिया है। काव्या एकदम से परेशान से खुश हो गई थी। वो आदमी बिना किसी भाव लाए काव्या से पूछा, कब जाना है? क्या आप कल खाली है? काव्या के ये सवाल पूछने पर वो आदमी जल्दी से अपने जेब में हाथ डाल अपना फोन निकाला और रोहन को कॉल लगा उससे पूछा, रॉकी, क्या कल कोई इम्पोर्टेंट काम भी है? जैसे ही रोहन अपने दोस्त की ये बात सुनता है वो थोड़ा अजीब तरह से हैरान हो पूछता है, आप क्यों पूछ रहे हैं? बस मुझे जवाब दो। उस आदमी की आवाज तुरंत ही तानाशाही जैसी हो गई, जिससे उसके सामने बैठी काव्या अंदर से अड़ा गई। फोन के दूसरी तरफ रोहन केवल यह अनुमान लगा सकता था कि उसका दोस्त इस समय कैसा दिख रहा होगा, जिससे वह शरारती ढंग से मुस्कुरा देता है और बोलता है, ठीक है, एक इम्पोर्टेंट बात है। अग्निहोत्री परिवार का वह एकमात्र वारिस आपको याद है? अग्निहोत्री नाम सुनते ही वो आदमी बड़े कर्कश आवाज में बोलता है, हम उससे तुम निपटो, और फोन रखने लगता है। लेकिन तभी रोहन उसके साथ मजाकिया अंदाज में कहता है, अरे जरा रुको तो। पर मास्कमैन ने तुरंत अपना फोन रख दिया और फोन के दूसरी तरफ मौजूद रोहन को नजरअंदाज करते हुए अपने सामने बैठी काव्या को घूरने लगा। फिर अगले ही पल बोला, मैं कल फ्री हूँ। ये शब्द सुनते ही काव्या की चल रही तेज सांसें एकदम से नॉर्मल हो गई और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। इधर रोहन एकदम से उत्सुक था। वह जानना चाहता था कि आखिर किस वजह से उसके दोस्त ने अपना मन बदल लिया। वह व्यक्ति था जो कल का वेट इतना बेसब्री से कर रहा था। उसने ही कहा कि वह उस जिद्दी लेकिन प्रतिभाशाली व्यक्ति से मिलना चाहता है और उसे अपने वफादार मोहरों में से एक बनाना चाहता है।
तो आखिर इस आदमी को क्या हुआ जो हमेशा किसी भी चीज या व्यक्ति से पहले अपनी योजनाओं को इम्पोर्टेंट देता था, आज वो सब मुझे संभालने बोल रहा है। क्या उसे अग्निहोत्री के वारिस से ज्यादा होशियार आदमी कोई मिल गया है? नहीं नहीं, ये तो संभव नहीं है। हमेशा की तरह अभी भी वो आदमी उसी मंद और काले रंग के कमरे में खिड़की के पास खड़ा था। वह चुपचाप खिड़की से बाहर गार्डन की ओर देख रहा था। उसे काव्या का वो मिट्टी से सना चेहरा याद आ रहा था कि किस तरह वो बिल्कुल बेफिक्र गार्डन में पौधों को लगा रही थी। तुमने फोन पर क्या कहा? रोहन की तेज आवाज अचानक कमरे के अंदर गूंज उठी जब वह कमरे में उस आदमी के पीछे आ खड़ा हो ये पूछा तो वह पूरा का पूरा हैरानी में डूबा हुआ था। तभी मास्कमैन ने उसे बताया, उसने मुझसे बाहर जाने के लिए पूछा। ये सुनते ही रोहन पूरी तरह खुश हो बोला, वाह क्या सच में? रोहन आज हद से भी ज्यादा खुश था। उसे इस बात पर यकीन नहीं हो पा रहा था कि ये सच है या फिर कोई सपना। इस खबर के लिए नहीं कि काव्या ने उससे बाहर जाने के लिए कहा था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसके दोस्त ने असल में पहली बार उसकी योजना से पहले किसी की योजना को इतनी इम्पोर्टेंस दी थी। उसे इस पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। मेंशन अंधेरा वाला कमरा। जब रोहन सुनता है कि आज पहली बार उसके दोस्त ने अपने काम के अलावा किसी और के काम को इम्पोर्टेंस दिया है तो ये सुन वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और पूछता है, वैसे वो तुम्हें कहाँ ले जा रही है? मुझे नहीं पता इस बारे में, वो मास्कमैन एकदम बेबाक बोल पड़ा। जिसे सुन रोहन अवाक रह गया और उसके मुंह से खुद ब खुद निकल गया, क्या मतलब तुमको इस बात की जानकारी नहीं है कि वो तुम्हें कहाँ लेकर जाएगी? रोहन ने अपना हाथ अपने माथे पर रखा जबकि उसका दूसरा हाथ उसके कूल्हे पर। वह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि यह आदमी वास्तव में बाहर जाने के लिए मान गया है, वो भी बिना यह जाने कि वे कहाँ जा रहे हैं। उसके सेफ्टी के बारे में सोच रोहन कहता है, अरे तुम क्यों बेवजह मेरे लिए काम को और ज्यादा कठिन कर रहे हो? क्या होगा यदि वह तुम्हें कोई बड़ी भीड़ भरे बाजार में लेकर जाना चाहती हो तो क्या तुम मुझसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि मैं इतने कम समय में उस जगह को सुरक्षित बना दूं, वो जहां तुम्हें लेकर जाएगी? ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा? रोहन की आवाज काफी परेशानी भरी लग रही थी। उस मास्कमैन ने उसे बस एक नजर देखा और फिर बड़े ही गंभीर आवाज में बोला, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वह मुझे बाजार जैसी भीड़ भाड़ वाले जगह पर लेकर जाएगी? ये मुझे कैसे पता चलेगा? तुमको उससे पहले ही पूछना चाहिए था ना इस बारे में। मैंने उससे इस बारे में पूछा था, लेकिन उसने मुझे नहीं बताया। उसने कहा कि उसके पास कोई आइडिया है और मैं उसके साथ अपना मास्क पहनकर जा सकता हूँ। उस आदमी की बात सुन रोहन हैरान रह गया और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वह चकित था, क्योंकि वो अपने दोस्त के साथ आज से ही नहीं बल्कि बचपन से ही रहा है और उसने आज तक कभी भी उसे अपने सेफ्टी को लेकर इतना लापरवाह होते नहीं देखा था। पर आज जिस तरह से वो बातें कर रहा था उसे सुन वो काफी हैरान था। आखिर में उस लड़की ने ऐसा क्या कर दिया उसके दोस्त के साथ? वो इस पत्थर जैसे दिल वाले इंसान को अपनी बात मनवाने में कैसे कामयाब हो गई? तब मैं ही जाकर उससे पूछता हूँ कि वो जिस जगह पर तुम्हें लेकर जाएगी वो डेंजर तो नहीं है ना? रोहन की बात सुन वो आदमी तुरंत बोल पड़ता है, डेंजर हो? क्या हम डेंजर नहीं हैं? पर तुमको नहीं लगता है कि तुम इस मामले को कुछ ज्यादा ही हल्के में ले रहे हैं? इसके अलावा क्या तुमने नहीं कहा कि हम फिलहाल शांत रहेंगे? क्या तुम्हें लगता है कि कोई मुझसे ऐसी जगह पर पैर रखने की भी उम्मीद करेगा? तुम ज्यादा मत टेंशन लो और फिर तुम हमारे आसपास तो रहोगे ही ना? वो आदमी ने रोहन को एक ठंडी नजरों से देखा। रोहन ने परेशानी में अपने पूरे बाल खराब कर दिए। फिर उसने एक गहरी सांस छोड़ी, मानो उसे ना चाहते हुए भी उसकी बात माननी पड़ रही है। मुझे तुम्हारा जवाब मिल गया। रोहन दरवाजे की ओर बढ़ने लगा, फिर भी थोड़ा परेशान लग रहा था। हालांकि जैसे ही उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की उसके चेहरे पर एक बुरी मुस्कान उभर आई। वो एक पल में एक नॉर्मल इंसान से एकदम शैतान चेहरे वाला आदमी बन गया। उसके चेहरे पर एक बुरा मुस्कान उभर आया। वो आदमी दरवाजा बंद करने से पहले रोहन से बोला, उस लड़की से जानकारी लेने की कोशिश करो। इधर गार्डन में बहुरानी मिस्टर खन्ना आ गए हैं। रामू काका ने पसीने से लथपथ काव्या को धीरे से बोला, जो अजीब तरह से कुछ पौधों को लगा रही थी। और जैसे ही वो रामू काका की बात सुनी वह तुरंत खड़ी हो गई और उनकी तरफ निगाहें घुमा दी। कहाँ है वह काका? बहुरानी अंदर सोफे पर बैठे हैं। धन्यवाद काका, काव्या ने कहा और फिर जितनी तेजी से हो सके हवेली की ओर भाग गई। मानो वह एक बच्ची थी जो अपने माता पिता को देखने के लिए उत्साहित थी, जो अभी अभी अपनी लंबी छुट्टियों से घर आए थे।
कुछ देर बाद काव्या ने आखिरकार उस आदमी को देखा जिसका वह इंतजार कर रही थी। उस दिन बॉन्ड पर सिग्नेचर करने के बाद से उन 5 दिनों के दौरान मिस्टर खन्ना ही वह व्यक्ति थे जो उनके साथ रुके थे। वह वही था जो हॉस्पिटल में हर चीज का ख्याल रखता था और उस समय काव्या केवल उससे बात कर सकती थी। इसीलिए उसे यकीन था कि इस समय उसके आसपास के सभी लोगों में से मिस्टर खन्ना से बात करना उसके लिए सबसे आसान था। मिस्टर खन्ना, क्या हम बात कर सकते हैं? हांफते हुए काव्या उसके सामने आ खड़ी हो गई। उसे देखते ही रोहन हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि काव्या भी उससे बात करना चाहती है। मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। जब रोहन तुरंत उससे बात करने के लिए तैयार हो गया तो काव्या इस बात से खुश हो गई। हालांकि वह बार बार सीढ़ियों की ओर देख रही थी और वह स्पष्ट रूप से संदेह में थी कि बात करे या नहीं। यह तुम बार बार उस तरफ क्या देख रही हो? रोहन ने पूछा। हालांकि यह स्पष्ट था कि काव्या कुछ परेशान थी कि उसका पति उसकी बात सुन सकता है। ये सोच वो बोली, क्या हम गार्डन में चलकर बात कर सकते हैं? काव्या के बातों को सुन रोहन उसके साथ गार्डन चलने के लिए तैयार हो गया। रोहन चुपचाप उसके पीछे चला गया और जब वे चल रहे थे तो वो गार्डन में अपनी नजरें चारों तरफ घुमा घुमा वहां का नजारा देख रहा था। जब उसने गार्डन को अच्छी तरह से देखा तो वो काफी हैरान हो गया। तुमने यह सब किया? रोहन ने पूछा, जबकि उसकी आंखें खूबसूरती से सजाए गए छोटे रंग बिरंगे पौधों पर टिकी थी। हम नौकरानियों ने मेरी मदद की। काव्या ने रोहन को सिर हिलाते हुए जवाब दिया, जैसे कि उसे बता रही हो कि वह खुश है। फिर वो बोली, दरअसल मिस्टर खन्ना, मैं सर को कल डेट पर ले जाने के बारे में सोच रही थी। पर कहाँ? रोहन की बात सुन काव्या उसके थोड़े करीब आई और फिर उसके कान में कुछ फुसफुसाए। और एक बार जब रोहन सुना कि काव्या ने उसे क्या कहा, तो रोहन की समझदारी तुरंत समझ से बाहर हो गई। ऐसा लगता था जैसे वह एक पल के लिए स्तब्ध था और वास्तव में नहीं जानता कि कैसे रिएक्ट करे। लेकिन एक पेशेवर की तरह उसने तुरंत काव्या की ओर सिर हिलाया, जैसे कि उसे बता रहा हो कि वह समझ गया है कि वह क्या करना चाहती है। तो तुम्हारा क्या आइडिया है? मुझे ये बात नहीं पूछनी चाहिए तुमसे, पर क्या करूं? मुझे जानना है कि तुम जो प्लान बनाए हो वो सेफ्टी के हिसाब से सही है या नहीं, पर तुम मुझ पर यकीन कर सकती हो, मैं तुम्हारे पति को नहीं बताऊंगा। रोहन की बात सुन काव्या राहत का सांस लेती है। रात का समय, बेडरूम में। आधी रात को काव्या की नींद खुल लगाए। वह आधी नींद में थी लेकिन उसे बाथरूम जाना था, इसीलिए अपनी आंखें मलते हुए बेड पर से उठ बाथरूम के तरफ चली गई। कुछ देर बाद वह वापस बाथरूम से निकल बेड के तरफ आ रही थी तो लाइट जल रही थी और जैसे ही उसने उस आदमी को अपने बेड पर सोते हुए देखा, उसके मन में अचानक से उसके चेहरे को देखने की इच्छा आने लगी। फिर वह धीरे धीरे उस आदमी के करीब चली गई और चुपचाप उसके बगल में बेड पर चढ़ गई बैठ गई। वह सावधानी से बैठी रही जबकि उसके होंठ हमेशा की तरह कसकर दबे हुए थे। खैर, वह उसका चेहरा देखना चाहती थी। वह उस पर एक नजर डालना चाहती थी, भले ही उसके दिल की धड़कन बेतहाशा धड़क रही थी, जैसे कि दुनिया किसी भी समय खत्म होने वाली हो। ऐसा लग रहा था मानो इस समय अट्रैक्शन जीवन से कहीं अधिक बड़ा था। भगवान जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं गलत करने जा रही हूँ, पर बस एक बार ही इस आदमी का चेहरा देखना है मुझे। और जब ये आदमी मुझसे सवाल करेगा तो मैं बोल दूंगी कि मैंने गलती से उसके चेहरे को देख लिया। हम ये सही रहेगा? काव्या खुद में ये सारी बात बोली। फिर उसने 3 बार शांत गहरी सांस ली। फिर उसकी तेज होती दिल की धड़कनों के साथ साथ उसने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया, आंखें बंद कर ली। काव्या ने सोते हुए आदमी की ओर मुंह करके अपनी आंखें बंद रखी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो वह किसी बेहद सस्पेंस भरी सीन की एक्टर्स हो। फिर उसने हमेशा की तरह तकिए को अपने सीने में कसकर भींचते हुए धीरे से अपनी आंखें खोली। और जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसने अनजाने में अपनी सांसें रोक ली। फिर वह बहुत देर तक बिना रुके झपकियां झपकती रही। उसके कंधे भी तुरंत झुक गए, जैसे कि उसकी अंदर की सारी एनर्जी कुछ ही समय में 0% हो गई हो। वह एक कमजोर बिल्ली के बच्चे की तरह अपने तकिए से लिपट गई। कितना डरवाना है वो, वह फुसफुसाई और फिर उस आदमी की ओर वापस से घूरकर देखने लगी। असल में उस आदमी का ऊपरी चेहरा काले स्लीपिंग मास्क से ढका हुआ था। मास्क नॉर्मल चीज से थोड़ा बड़ा था, जो उसके माथे तक को छुपा रहा है और केवल अपने सेक्सी होंठ और उसके नाक की नोक ही दिखा रहा है। उसके मास्क को इतने अच्छे से चेहरे पर कवर किए देख काव्या एक ठंडी आह भरते हुए खुद में फुसफुसाई, ओ तो इनका यही मतलब था जब उन्होंने कहा कि दुर्घटना नहीं होगी। हुँ। डरी हुई काव्या अपने बगल वाले आदमी की तरफ मुड़कर लेट गई।
वह उसकी गर्दन, उसके सेक्सी सीने, उसके नाक की नोक, उसके होंठ, उसके जेट ब्लॉक बाल देख सकती थी। यह उनकी दूसरी रात थी, लेकिन काव्या को उससे कोई खतरा जरा भी महसूस नहीं हुआ। वो आदमी वहीं सोया हुआ था, बिल्कुल शांत भाव के साथ। और काव्या उसको देखे जा रही थी। वो उसे देखने से खुद को नहीं रोक पाई। तभी एक आवाज आई, नींद नहीं आ रही है तुम्हें? वो आवाज सुनते ही काव्या तुरंत चौंक गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका रहस्यमय पति अभी भी जाग रहा था। हे भगवान, वह कब जागे? क्या उन्हें लगा कि मैं उसे काफी देर से घूर रही हूँ? फिर जितनी तेजी से हो सके वो हड़बड़ाते हुए बोल पड़ी, नहीं नहीं तो मैं अब लाइट बंद कर रही हूँ, गुड नाइट। ऐसा लग रहा था मानो वह रंगे हाथों पकड़ी गई कोई चोर हो। अगली सुबह सुबह का मौसम काफी सुहावना था और सादी काली टी शर्ट और फटी जीन्स पहने वो दोनों कार के अंदर बैठे थे। कुछ घंटे पहले काव्या संदेह और घबराई हुई थी जब उसने उस आदमी के लिए एक अपनी पसंद की नॉर्मल ड्रेस निकाल पहनने को बोली। हालांकि वो आदमी काफी हैरान था, पर फिर भी वो बिना कुछ बोले काव्या द्वारा दिए हुए कपड़े पहन लिया। काव्या को ये देखकर असल में काफी राहत महसूस हुई, साथ ही वो काफी स्तब्ध भी थी कि उसका पति बिना कुछ बोले उसके द्वारा पसंद किए कपड़े पहनने को तैयार हो गया। काव्या को पूरा यकीन था कि वो आदमी टी शर्ट पहने हुए काफी अट्रैक्टिव और हैंडसम दिखेंगे। तभी वो आदमी वो कपड़े पहन काव्या के सामने आ खड़ा हो जाता है, जिसे देख काव्या काफी ज्यादा खुश हो जाती है और अपने चेहरे पर एक मुस्कान ले आते हुए बोलती है, आपको अजीब न लगे इसलिए मैंने इन्हें खरीदा। काव्या ने चुप्पी तोड़ी और वह उसे देखकर मुस्कुराई। काव्या के बोलने पर उस आदमी की नजरें काव्या के हाथ में मुखौटे के एक जोड़ी पर गई। काव्या फिर छोटा मास्क लेती है और फिर उसे खुद पहनती है। काव्या के मास्क पहनने से उस आदमी को लगभग कोई परेशानी नहीं थी, हालांकि मुखौटे थोड़े अजीब थे। उन्हें बचकानी तरह से खरगोश की तरह डिजाइन किया गया था। यहाँ तक कि इसमें आंखों के ऊपर ऊंचे कानों का एक जोड़ा भी बना हुआ था। मास्कमैन ने एक पल के लिए काव्या को देखा और उसे अजीब मुखौटा पहने देखकर उसने वह मुखौटा ले लिया जो वह दे रही थी, जिससे काव्या एक बार फिर उसे देखकर मुस्कुराई। यहाँ ही आना था ना बॉस? तभी ड्राइवर ने कार रोकते हुए कहा। जिसे सुन मास्कमैन ने कार की खिड़की से बाहर देखा और धीरे धीरे उसकी भौहें तंग गईं। इस बीच रोहन पहले से ही एक बेंच पर उन दिनों के इंतजार कर रहा था। जब उसने काली कार को खुला देखा तो वह अचानक खड़ा हो गया। काव्या ने एक अजीब खरगोश वाली मुखौटा पहनकर रोहन की आंखों में चमक ला दी। खरगोश मास्क के साथ एक ढीली काली टी शर्ट और जीन्स पहने वह इतनी प्यारी लग रही थी कि आसपास के लोगों ने भी अपना सिर उसकी ओर कर लिया। हालांकि अगले ही पल जो सामने आया उसने लगभग रोहन को हद से ज्यादा ही हैरान करके रख दिया। रोहन को एकदम से खांसी होने लगी। रोहन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ जब उसने देखा कि उसका दोस्त वही नॉर्मल कपड़े और वही अजीब खरगोश वाला मास्क पहने हुए कार से बाहर आया था। वह पूरी तरह से स्तब्ध था। उसने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था एक दिन ऐसा आएगा जब वो अपने दोस्त को ऐसे ड्रेस पहने हुए भी देखेगा। मिस काव्या की जय हो, आप वास्तव में सर्वश्रेष्ठ हैं, रोहन खुद से फुसफुसाया, जबकि उसकी नज़र अभी भी नकाबपोश जोड़े पर बनी हुई थी, जो उससे कुछ मीटर की दूरी पर एक प्यारे प्यारे रोमांटिक कपल की तरह लग रहे थे। कमला नेहरू पार्क में मास्कमैन की आंखें हालांकि छुपी हुई थीं, वास्तव में धीरे धीरे सिकुड़ रही थीं जब उसे एहसास हुआ कि वे कहाँ हैं। हालांकि वह केवल वहीं खड़ा रह सकता था और अपनी पत्नी के अगले कदम का वेट कर सकता था। दूसरी ओर काव्या फिलहाल अपने मिशन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए खुद को पूरी तरह रेडी रही थी। उसे और उसके भाई को आखिरी बार एक पार्क में घूमे हुए काफी समय हो गया है था। यही कारण था कि जब वह पार्क में रंग बिरंगे ऊंचे महलों को देखती थी तो वह खुद को रोक नहीं पाती थी पुरानी यादों में जाने से। आज भी उसे अपने छोटे भाई की याद आ गई उस पार्क को देखकर। लेकिन थोड़ी देर अपने भाई को याद करने के बाद और इधर उधर देखने के बाद उसने एक गहरी सांस ली और तुरंत मिशन मोड में आ गई। फिर अपने बगल वाले आदमी को देखकर तेजी से मुस्कुराई। फिर उसे अचानक से याद आ गया कि उसकी दोस्त रवीना ने रूल नंबर 4 में उसे क्या बताया था, यही कि अपने पार्टनर को टच करें, जो याद आते ही काव्या एकदम से परेशान हो गई। काव्या जानती थी कि उसे यह जानने के लिए हर तरह की अलग अलग प्लान से उसके पति पर कैसा रिएक्शन होता है। उसे कुछ प्लान यूज करके देखने होंगे और उस आदमी की हर प्रतिक्रिया का अच्छे से निरीक्षण करना होगा। और उसे ये सब करने के लिए अपना पूरा ध्यान एक तरफ देना होगा और सतर्क भी रहना होगा। क्या आपको कोई ऐसी जगह पसंद है जहां आप सबसे पहले जाना चाहेंगे? काव्या ने पूछा, भले ही वह पहले से ही जानती थी कि वह क्या कहेगा।
तुम जहाँ चलो मैं चल सकता हूँ। ठीक है, चलिए चलते हैं। काव्या ने लापरवाही से अपने पति की कलाई पकड़ ली और फिर खुशी खुशी उसे डांसिंग फाउंटेन के रास्ते की ओर खींच लिया। हालांकि एक चीज खराब थी, जैसे ही उसने उसे छुआ उसे लगा जैसे वह ही प्रभावित हुई थी। उसे छूने से अचानक काव्या का दिल धड़क उठा, जिससे काव्या अनायास ही अपना मिशन मोड खो बैठी। मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है, मैं तो बस उसकी कलाई पकड़ रही हूँ, हे भगवान। काव्या को खुद पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह इस समय उसकी ओर देख भी नहीं पा रही थी क्योंकि वह बेतहाशा खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी, यह नहीं जानते हुए कि वह पहले से ही बहुत तेजी से चल रही थी और एक ऐसे रास्ते की ओर जा रही थी जो उसके प्लान में शामिल नहीं था। इस बीच भारी भीड़ के कारण मास्कमैन की आंखें सिकुड़ने के अलावा उसकी भौहें भी सिकुड़ने लगी। ऐसा इसलिए था क्योंकि जो लड़की अभी उससे खुशी से बात कर रही थी वह अचानक उसे खींचते हुए पूरी गति से चल रही थी। शुक्र है, वो भीड़ खुद ब खुद से उनके लिए रास्ता खोल रही थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे बहुत अट्रैक्टिव थे, जैसे कि वे एक खास सेलिब्रिटी कपल थे जो एक खरगोश के मुखौटे के पीछे छिपे हुए थे। मास्कमैन भी अपनी पत्नी की बात मानते हुए बस उसके साथ चले जा रहा था और आगे बढ़े जा रहा था, बस वह बीच बीच में अपने कलाई को देख रहा था जिसे काव्या ने कब से पकड़े हुए थी। उसे महसूस हो रहा था कि वह अचानक इतनी ताकत लगा रही है मानो वह यह कोशिश कर रही हो कि वह उससे अलग न हो जाए। मानो वह कोई बच्चा हो जो अपनी माँ द्वारा घसीटा जा रहा हो। उनके पूरी तेजी से चलने के बीच अचानक एक वर्दीधारी महिला ने उन्हें रोक दिया। काव्या तुरंत ऐसे चिल्लाई जैसे वह अपने किसी परेशान कर देने वाली सपने से अचानक जाग उठी हो। हमारी भूतिया हवेली में आपका स्वागत है। हम असल में 10वें जोड़े को 50% की छूट दे रहे हैं जो इसमें प्रवेश करेगा और आप दोनों वो 10वां जोड़ा है। आप बहुत भाग्यशाली हैं क्योंकि आप 10वें स्थान पर हैं। प्लीज आप दोनों अपने इस अवसर का आनंद उठाएं। गुड विशेष। वो वर्दीधारी औरत बहुत तेजी से ये बात बोली और वह अब उन्हें टिकट दे रही थी जिसे मास्कमैन ने अचानक एक्सेप्ट कर लिया। उस आदमी ने जो किया उससे काव्या पूरी तरह हैरान थी, लेकिन वह तब और भी अधिक चकित हो गई जब उसे एहसास हुआ कि वे इस समय कहाँ हैं। रुको, क्या हम यहाँ कैसे पहुँचे? क्या हम अभी डांसिंग फाउंटेन की तरफ नहीं है? और ये हम इस भूतिया हवेली में कैसे आ गए? तभी मास्कमैन बोलता है, अब जब यहाँ आ गए हैं तो अंदर चलें, एक बार देखने में कोई दिक्कत नहीं है। काव्या इसे एक अच्छा इशारा मान रही थी क्योंकि उसे ऐसा लगा चलो फाइनली किसी चीज ने उस आदमी का ध्यान आकर्षित तो किया। लेकिन क्यों? क्या उस आदमी का इंटरेस्ट असल में भूत प्रेत में है? हे भगवान, मैं कहाँ फंस गई? इस राक्षस के साथ मैं इस हवेली में शामिल नहीं होना चाहती। काव्या की सबसे बड़ी कमजोरी उसका भाई था और इस वक्त उसके सामने में एक भूतिया हवेली था जिसके अंदर उसे जाने को बोला जा रहा था। वह फेस्मोफोबिक थी और उसे इन भूत प्रेत के नाम से भी बहुत ज्यादा डर लगता था। क्या तुम्हारे लिए अंदर आना ठीक है? उसने पूछा। उसकी बात सुन काव्या बस घबराते हुए उसे हाँ कह देती है क्योंकि वो जानती है कि इस वक्त उसके लिए अपनी चुनौती को पूरा करना इन भूत प्रेत से कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट था और फिर उसके सामने जो खड़ा आदमी था वह उन भूत प्रेत से कहीं अधिक भयावह था। इस बीच वह आदमी कुछ उत्सुक था। वह सोच रहा था कि क्या काव्या उसे इस भूतिया घर में लाने के लिए इतनी तेजी से चले जा रही थी। क्या वह इस 10वें कपल वाली छूट मिस नहीं करना चाहती थी? पर इसे देखने से तो ऐसा लगता है कि ये इस भूतिया हवेली के अंदर जाने से काफी अड़ रही है। भूतिया हवेली के अंदर समय बीतता गया और जैसे जैसे वे उस भूतिया घर के अंदर आगे बढ़ते गए, मास्कमैन की बेचैनी बढ़ती गई। घर बिल्कुल काला था और उसके अंदर हर तरह की डरावनी चीजें थीं। हालांकि वह पहली बार इस तरह की घर में जा रहा था, पर वह अंदर के सारी चीजों के बारे में अच्छी तरह से बता सकता था क्योंकि वहां पर हर एक चीज नकली ही लग रही थी, वहां के छिपे बहुत भी। हालांकि उस आदमी का भावहीन चेहरा धीरे धीरे बदल गया, उसकी भौहें तंग गईं क्योंकि वह बार बार अपने पीछे चल रही काव्या को देख रहा था। काव्या उसके पीछे पीछे इसीलिए चल रही थी क्योंकि वो काफी डरी हुई थी। वह मास्कमैन की शर्ट को पीछे से कसकर खींच रही थी जैसे कि वह उसे टुकड़े टुकड़े कर देना चाहती हो, क्योंकि उसे पता चला था कि उसका सिर उसकी पीठ में था जैसे कि वह किसी से छिप रही हो। मास्कमैन जब एक मंद रोशनी वाले कमरे में पहुंचा जो छोटी मोमबत्तियों से घिरा हुआ था, तो वो वहां पर रुक गया। ऐसा लग रहा था जैसे उस कमरे के अंदर चुड़ैलों का पूरा ग्रुप इकट्ठा हो रखा है। तभी वह काव्या की ओर मुड़ा और उसका पीला चेहरा देखकर उसकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। काव्या की मास्क उसकी गर्दन पर लटका हुआ था और काव्या की आंखें कसकर बंद थी, उसका माथा गर्दन तक पसीने से भीगा हुआ था।
काव्या को इस हालत में देखकर मास्कमैन ने वापस जाने का फैसला किया। फिर उसने उसके कंधे पकड़ लिए और बोला, चलो वापस चलते हैं। उसके ये कहते ही काव्या, जो अब तक अड़क के मारे अपनी आंखों को बंद किए हुई थी, एकदम से वापस अपने संस में आ गई। उसका दिमाग अभी ठीक से काम भी नहीं कर रहा था, क्योंकि वह खुद को शांत करने के लिए खुद में बिजी थी। फिर भी उस आदमी की आवाज एक धमाके की तरह थी जिसने उसे चौंका दिया। उसने जो उस आदमी के शर्ट को कसकर पकड़ रखा था वो अचानक से ढीला कर दिया और उसने अचानक अपनी आंखें खोली। हालांकि पहली चीज जो उसने देखी वह एक लकड़ी की चीज थी जो मोमबत्तियों से घिरे लकड़ी के ताबूत की तरह दिखती थी। उसकी आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं और वह अपनी आंखें बंद करने ही वाली थी कि अचानक ताबूत खुला और सड़ी हुई लाश का एक हाथ दिखाई दिया। आह! काव्या चिल्लाई और उसने तुरंत अपने सामने वाले आदमी को गले लगा लिया। वह कांप रही थी क्योंकि उसकी तेज चीख अभी भी घर के अंदर गूंज रही थी। उसके इस तरह से करीब आने से मास्कमैन निशब्द हो गया। वह हैरान था। वह बता सकता था कि इस वक्त काव्या बहुत डरी हुई थी। तो उसने अपना हाथ उठाया और उसकी पीठ थपथपाई क्योंकि काव्या अभी भी उसे गले लगा रही थी जैसे कि वह उसे निचोड़ने की कोशिश कर रही हो। उस आदमी ने काव्या को शांत करते हुए कहा, वह तो भूत के वेश में इंसान था। लेकिन काव्या ने कांपना बंद नहीं किया। उसने वापस से उसके शर्ट को अपने दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिए। उस वक्त काव्या को अपने बचपन के डरवानी बातें याद आई। वह एक अंधेरे कमरे के कोने में अपने घुटनों को गले लगाते हुए अकेली बैठी हुई थी। उस समय वह महज 10 साल की थी जब उसे अपने जीवन में उस दर्दनाक घटना का अनुभव हुआ। अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था जब उसने देखा कि उसकी मां ने अपने कमरे में फांसी लगा ली है। अभी उसे दफनाए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ था और फिर कुछ लालची इंसान उसके सारी संपत्ति के पीछे पड़ गए थे। वे अब उस पर इस तरह हमला कर रहे थे मानो वह कोई खरगोश हो जिसे भेड़िए भगा रहे हों। वो लालची इंसान काव्या की संपत्ति हड़पने के लिए हर तरह की कोशिश की, यहाँ तक कि वो काव्या को पागल तक साबित करने में लग गए। उसे हर रात उसी के घर में डराते थे, हर तरह का काम किया। जल्द ही काव्या का घर एक भयावह जगह में तब्दील हो गई, जो खून और रस्सियों से भरी हुई दिखती थी उसे, जैसा कि उसकी माँ खुद को मारने के लिए रस्सी इस्तेमाल किया था। उस समय काव्या एक बच्ची थी और इतने बड़े घर में अकेली थी। वर्षों बाद जब वो बड़ी हुई तो उसे पता चला कि उन लोगों ने उसका घर छीनने के लिए उसे जानबूझकर यकीन दिलाया था कि उस घर में भूत है। वो सारी चीजें फर्जी थी, सभी गवाह फर्जी थे और उसे अपनी मर्जी से घर छोड़ने के लिए मजबूर करने के लिए बनाए गए थे। हालांकि वो सारी घटनाएं एक बुरा सपना बनकर काव्या के दिल में बस गई, जो उसे सपनों में अभी भी डरा देती है। जब भी वह इस सब को याद करती है तो वह काफी घबरा जाती है। काफी देर के बाद मास्कमैन को लगा कि काव्या शांत नहीं हो पा रही है, तभी वह बोला, हम अभी जा रहे हैं यहाँ से। उसने कहा लेकिन काव्या ने उसकी बात नहीं सुनी। फिर वह अपना चेहरा उसके कानों के पास ले गया और फिर धीरे से वही शब्द बोला। काव्या, जो अभी भी डरी हुई थी, वो उसकी आवाज सुनी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने आखिरकार उसे उस बुरे सपने से जागने के लिए बुलाया हो, जिससे उसने तुरंत सिर हिला दिया। दूसरी ओर मास्कमैन ने धीरे से काव्या को खुद से दूर किया और उसका हाथ पकड़ लिया। फिर वो दोनों चलना शुरू कर दिए, जबकि काव्या डरी हुई बस अपने रहस्यमय पति के पीछे पीछे चल रही थी, भले ही वह अपने कांपते घुटनों के कारण बहुत धीमी गति से चल रही थी। उसने मास्कमैन का हाथ इस तरह से पकड़ रखा था जैसे मानो वह कह रही हो कि वो उसे कभी भी ना छोड़े। हालांकि आगे जो हुआ वह काफी ज्यादा भयावह था। कुछ ज़ोंबी और सफेद औरतों का एक समूह अचानक उनके पीछे आ गया और उन्होंने काव्या के हाथ और पैर पकड़ना शुरू कर दिया क्योंकि वे काव्या को मास्कमैन से दूर खींचने की कोशिश कर रहे थे। कुछ ज़ॉम्बीज़ ने उसे भी पकड़ लिया और भेष बदले हुए कर्मचारी असल में शीर्ष पेशेवर थे और उन्होंने हमेशा की तरह भूतों जैसा ही व्यवहार किया। हालांकि उन्होंने जो किया उससे काव्या हद से ज्यादा ही अड़ा गई। उसने पागलों की तरह उस आदमी की शर्ट पकड़ ली और उसके इतने टाइटली शर्ट पकड़ने की वजह से शर्ट फट गई। काव्या उन सब से दूर भागने की कोशिश करते हुए जोर से चिल्लाई। उसने कुछ भूतों को लात भी मारी, लेकिन एक पेशेवर की तरह कर्मचारी नहीं रुके। उसी समय काव्या की दर्दनाक चीख ने अजीब तरह से मास्कमैन को गुस्से का एहसास कराया। वह खुद नहीं जानता कि क्यों, लेकिन भले ही वह जानता था कि वे औरतें अपना काम करने वाली कर्मचारी थीं, लेकिन फिर भी वह उन सभी पर पूरे गुस्से में जोर से चिल्लाया, तुम सभी उसे डराना बंद करो, उसे जाने दो, नहीं तो। उस आदमी की डरावनी आवाज पूरे घर में गूंज गई जिससे भेष बदलने वाले सभी कर्मचारी डर के मारे वहीं जम गए।
उस आदमी की आवाज इतनी डरावनी थी कि उन्होंने एक पल में काव्या को छोड़ दिया, वे हिल भी नहीं पा रहे थे। इसके बाद मास्कमैन काव्या के करीब चला गया, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह लगभग टूटने की कगार पर है। वह देख सकता था कि काव्या कितनी दुखी लग रही थी और अगली चीज जो उसने की वह उसे जितना हो सके कसकर गले लगाना था। उस भूतिया घर के मेन गेट से इतने प्यारे कपल को घर से बाहर आते देख रॉकी को लगभग अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उस आदमी ने काव्या को अपने बाहों में पकड़ रखा था और यह लगभग बहुत ही रोमांटिक लग रहा था। उनका लुक बहुत साफ सुथरा और प्यारा लग रहा था। कुछ मिनट पहले भूतिया घर के अंदर जाने वाले कपल अब बाहर आ रहे थे और लगभग उस कपल की तरह लग रहे थे जो अभी अभी भूत और जॉम्बी के चंगुल से बच गए थे। मास्कमैन की शर्ट फट गई थी और काव्या का जूता उसके हाथ में था। उनके कपड़े लाल रंग के नकली खून से दागे हुए थे और उस आदमी का प्यारा सफेद खरगोश वाला मास्क भी लाल रंग में रंगा हुआ था और उसके ऊंचे कान ऐसे टूट गए जैसे किसी ने अभी अभी मुक्का मारकर तोड़ा हो। वे असल में दयनीय तो लगते ही थे, साथ ही शांत भी दिखते थे। हालांकि रॉकी को पता था कि यह उन्हें देखते रहने का समय नहीं है। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह पहले से ही अंधेरे आभा को महसूस कर सकता था। वो झट से उनकी ओर दौड़ा। क्या हुआ? उसने पूछा, भले ही वह पहले से ही जानता था कि वे अंदर सफेद औरतों और लाशों से घिरे हुए थे। तभी मास्कमैन बोलता है, गाड़ी ले आओ, हम जा रहे हैं। मास्कमैन की अविश्वसनीय रूप से ठंडी आवाज ने रॉकी को तुरंत कार्रवाई करने पर मजबूर कर दिया, भले ही वह पूछना चाहता था कि वह अचानक गुस्से में क्यों लग रहा है। क्या यह काव्या की वजह से है या उन कर्मचारियों की वजह से है? रॉकी हैरान था। वह जानता था कि भले ही वो आदमी हमेशा ठंडा और हृदयहीन था, लेकिन कोई भी छोटी छोटी बातें उसे इस तरह नाराज नहीं कर सकती थी। क्या इसका मतलब यह है कि अंदर जो हुआ वह उसके लिए बहुत बड़ी बात थी? अगली सुबह काव्या हैरान होकर एकदम से उठ बैठी। उसे एहसास हुआ कि अगली सुबह हो चुकी थी और जब तक उसे याद आया कि कल उसकी पहली डेट पर क्या हुआ था, उसने अपने होंठ काटे और उसका दिमाग घूमने लगे। हे भगवान, मैंने क्या किया है? उसने अपना सिर पकड़ लिया और अपने बालों को इस तरह खींच लिया मानो वह एक बिजनेस वूमन हो जिसने रातों रात दिवालियापन के कारण अपनी कंपनी खो दी हो। वह बस इतना ही कह सकी, मेरी जिंदगी खत्म हो गई। क्या तुम्हारे सिर में चोट लगी है? मास्कमैन की आवाज ठंडी हवा की तरह अचानक काव्या के कानों में पहुंची। वह इतनी डरी हुई थी कि उसने अचानक कंबल उठाया और खुद को ढक लिया। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, उसने भर्राई आवाज में जवाब दिया। अपनी गर्लफ्रेंड का रिएक्शन देखकर नकाब के पीछे उस आदमी की आंखें सिकुड़ गईं। हालांकि वह उसकी ओर बढ़ा और वह बेड पर उसके सामने बैठ गया। तुम कल अड़ा की वजह से बेहोश हो गई थी। डॉक्टर ने कहा तुम फास्मोफोबिक हो, क्या यह सच है? काव्या अभी भी घबराई हुई थी, लेकिन मास्कमैन के शब्द किसी तरह कोमल लग रहे थे, जिससे उसने बिल्ली की तरह उस पर झपटते हुए धीरे से कंबल नीचे रख दिया। और थोड़ी देर बाद उसने सिर हिलाया। फिर तुम उस घर के अंदर जाने को क्यों तैयार हुई? वो, क्योंकि आपको वो सब पसंद है। क्या? और तुम्हें किसने कहा कि मुझे डरवानी चीजें पसंद है? वो, लेकिन क्या आप वही नहीं हैं जिसने मुझको चुना था? और इतना बोलते बोलते वो चुप हो गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसे एहसास हुआ कि यह वह इंसान नहीं था जिसने उसे वहां खींचा था, बल्कि यह वह था जिसने उसे वहां से बचा लिया था। यह एहसास होते ही वो बोल पड़ी, एक मिनट, क्या यह सब सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग थी? काव्या को खुद पर विश्वास नहीं हुआ और उसने फिर से अपने होंठ काट लिए। उसी वक्त वो आदमी काव्या को देखकर बता सकता था कि उसने अभी अभी उसे गलत समझा था। आई एम सॉरी, उसने एक प्यारे शर्मीले छोटे बच्चे की तरह घबराते हुए उस आदमी को घूरते हुए कहा। पर किस लिया? क्योंकि हमारी पहली डेट गड़बड़ हो गई, वो भी मेरी वजह से। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। वो आदमी बड़े ही दृढ़ स्वर में बोला और अपने एक हाथ को आगे बढ़ा काव्या के सर को हल्के से सहला दिया, जिस वजह से काव्या पूरी तरह से सन्न और हैरान रह गई। वह छोटा सा वक्त बहुत लंबा लग रहा था और उसे ऐसा लगा जैसे उसकी सारी जमी हुई नसें तेज धूप में चॉकलेट की तरह पिघल गई हों। ये क्या हो रहा है? काव्या के कमरे से बाहर निकलने के बाद उस आदमी की कोमल आभा तुरंत अविश्वसनीय रूप से ठंडी हो गई क्योंकि उसकी नजर रॉकी की ओर पड़ी। तभी रॉकी उसके पास आते हुए पूछता है, उन लोगों का क्या हुआ जिन्होंने उसके साथ बुरा बर्ताव किया था? वे सभी बेशर्मी से अब तक उस हवेली में रह रहे थे। अगर आप कहें तो उन सभी को खत्म कर दे। उस आदमी के शब्द हमेशा की तरह अत्याचारी थे, जिससे रॉकी को अपने मन की बात कहने का भी मौका नहीं मिला।
हालांकि जैसा कि वह जानता था, मास्कमैन का निर्णय उसके जैसा ही था, इसलिए उसने अचानक बुरी मुस्कान के साथ उसे जवाब दिया और उसे बताया कि वह पहले ही ऐसा कर चुका है। लेकिन अब घर के बारे में क्या? मुझे पता चला है कि वह फिर कभी वहां वापस नहीं जाना चाहती, रॉकी ने कहा, जबकि उसकी नज़र मास्कमैन के चेहरे पर टिकी हुई थी। हालांकि वो आदमी ने बिना कोई भावना दिखाए बस एक छोटा जवाब दिया, इसका पता करो, जिससे रॉकी थोड़ा निराश हो गया। लेकिन रॉकी भी जिद्दी था, वह मास्कमैन की वर्तमान मनोदशा के बारे में जानने को काफी उत्सुक था। वैसे भी दोस्त, तुम स्पष्ट रूप से कल से पागलों के तरह दिख रहे हैं, तुम इस तरह इतना परेशान क्यों दिख रहे हो? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारी पत्नी के साथ तुम्हारी पहली स्पेशल डेट खराब हो गई? कहीं ऐसा इसीलिए लिए तो नहीं है क्योंकि उसने तुम्हारी शर्ट फाड़ दी और आपको दुखी कर दिया? क्या यह तुम्हारे जीवन में पहली बार ऐसा नहीं हुआ है क्योंकि तुम्हारे प्यारे खरगोश मास्क का भी वही हश्र हुआ है जो तुम्हारे साथ हुआ? रोहन की इस तरह की बात सुन वो आदमी बोलता है, चुप रहो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ हाँ, मैं समझ गया, लेकिन मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि तुम उसके कारण पागल हो, है ना? तुम इस बारे में जरा सोचना जरूर। रोहन की बातों को अब वो आदमी और नहीं सुन पाया, इसीलिए बोल पड़ा, अभी कमरे से बाहर निकलो। हाँ हाँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। तुम एक बार के लिए मेरे प्रति नर्म क्यों नहीं हो सकते, जैसे उसके लिए हो रहे हो? रोहन मजा लेते हुए ये सब बोल कमरे से बाहर चला जाता है। रात का समय, बेडरूम। काव्या अपने बेड पर स्तब्ध बैठी हुई थी। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वह आदमी उसके प्रति इतना दयालु व्यवहार दिखाएगा। उस क्षण उसे जो महसूस हुआ वह अत्यधिक गर्म और एक अलग सा ही एहसास था। एक एहसास जिसने उसे अनजाने में अपनी मुट्ठी कसकर भींचने पर मजबूर कर दिया। एक ऐसा एहसास जिसे वो समझ नहीं पा रही थी। हालांकि जैसे ही वो आदमी कमरे में आकर दरवाजा अंदर से बंद करने लगा, सबसे पहले काव्या ने उसे देख अपने बेड पर से छलांग लगाई और अपनी नोटबुक पकड़ ली। उसकी आंखें अचानक उत्साह से चमक उठी। वह उस समय केवल यही सोच सकी कि आखिरकार उसका प्लान काम कर रहा है। आखिरकार उसने उसे एक अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। आखिरकार उसने उसे संकेत दिया कि वह जो कुछ भी कर रही है वह बर्बाद और बेकार नहीं है। उसके द्वारा किया गया हर सरल कदम एक जादुई विटामिन की तरह था जिसने उसे कुछ हद तक तो जरूर प्रभावित किया है। अपनी नोटबुक पर अपनी नजरें गाराए हुए काव्या केवल यही सोच रही थी कि अब उसे तुरंत आगे बढ़ना होगा क्योंकि उसका प्लान सही गति में चल रहा था। लेकिन उसे इस बात से काफी निराशा हुई कि उसकी दोस्त द्वारा बताए गए रूल नंबर 5 सेकंड 8 तक का सारा प्लान अब शुरू करने का वक्त नहीं बचा है उसके बाद। पर इस बात से थोड़ी राहत और खुशी भी थी कि रूल 9 वाले प्लान को वो अब भी यूज कर सकती थी। रूल नंबर 9 में रवीना ने यूज बताया था कि अपने पार्टनर को इम्प्रेस करने के लिए उसके लिए घर पर लंच बनाओ क्योंकि कहते हैं कि हमेशा दिल का रास्ता पेट से ही होके जाता है। काव्या को ये बात याद आते ही अंदर से खुशी फील हुई। उसी वक्त उसे एक लेख भी याद आया जिसमें कहा गया था कि खाना भी आदमी को अपने ओर गिराने में एक प्रभावी जाल हो सकता है। खैर, वह खुद भी इससे सहमत थी। भोजन सबसे बड़े लोभों में से एक है जिसका कोई भी मनुष्य विरोध कर नहीं कर सकता है ना? इस प्लान के बारे में सोच वो बहुत ज्यादा खुश हो गई और खुशी से अपने दोनों हाथों की मुट्ठी भींच ली और खुद में बोली, अगली सुबह एक नई कोशिश के साथ शुरू होने वाली है। अगली सुबह। चूंकि काव्या को अपने रहस्यमय पति के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसीलिए वो सोची क्यों ना मिस्टर खन्ना से वो उसके फेवरेट खाने के बारे में पूछे ताकि वो उसके पसंदीदा खाना बना सके। यही सोचकर वो मिस्टर खन्ना को ढूंढने लगी। अचानक ही उसकी नज़र मिस्टर खन्ना पर पड़ती है जिसे देख वो उसे आवाज देते हुए बोलती है। रोहन, जो अब मिस्टर खन्ना के भेष में ही था, चुपचाप उस काव्या के आवाज सुनने पर उसकी तरफ मुड़ उसे देखने लगता है और काव्या उससे इस तरह से अपने मास्कमैन वाले पति के बारे में उससे जानकारी मांग रही थी जैसे कि वो मास्कमैन की माँ हो। काव्या की बातें सुन रोहन मन ही मन खुद में बोलता है, यह लड़की मेरे बारे में क्या सोचती है? क्या मैं दिखने में एक एक बॉडीगार्ड की तरह नहीं लगता हूँ? उसकी नज़र में मैं इसके पति का माँ कब बन गया? तभी वापस से काव्या आग्रह करते हुए कहती है, प्लीज मिस्टर खन्ना, मुझे बताइए ना, मिस्टर सर को क्या खाना सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? काव्या जिस तरह से उससे हेल्प मांग रही थी उसे देख रोहन को ऐसा लगा जैसे कि वह एक पिता है जिसके सामने उसकी बेटी कोई चीज मांग रही हो, और ये सोचते हुए वापस से वो खुद में बोला, वाह, तो अब मैं पिता हूँ, हाँ, यह मुझे क्या क्या बना रही है। फिर काव्या से कहता है, देखिए मिस काव्या, आप ये सब मुझसे पूछने के बजाय सीधे अपने पति से ही क्यों नहीं जाकर पूछ लेती है?
मैंने पहले सर से पूछा था, लेकिन उन्होंने कहा कि उनका कोई भी पसंदीदा खाना नहीं है। ओह, ये बात है। रोहन को पहले से ही उम्मीद थी कि उसका दोस्त काव्या को इस तरह से ही जवाब देगा, और वह अपने दिमाग में ये सोच रहा था कि वो काव्या को क्या बोले बनाने के लिए, क्योंकि वह जानता था कि उसका दोस्त एक ऐसा व्यक्ति है जो जीवित रहने के लिए ही सिर्फ खाता है। वह एक ऐसा इंसान है जिसकी कभी कोई चाहत नहीं दिखी कुछ खाने में। मिस काव्या, मेरा सुझाव है कि आप उसे क्या पसंद है ये जानने के बजाय आपको क्या पसंद है वही खाना बनाइए। मेरे दोस्त, मेरा मतलब है कि आपके पति नखरेबाज नहीं है, और वह भोजन का भी बहुत ज्यादा शौकीन नहीं है, इसीलिए असल में उसका कोई पसंदीदा खाना नहीं है। चिंता मत करो, मुझे यकीन है आप जो कुछ भी उसे परोसेंगी वह उसे काफी पसंद आएगा। आज के एपिसोड में बस यहीं तक। अगर कहानी आप सभी को सुनने में पसंद आ रही है तो प्लीज दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।